हे गाइस, मैं गौरव और नर्ड एल में आप सभी का स्वागत है। और आज की ये वीडियो होने वाली है मार्वल स्टूडियोज की सबसे पहली मूवी आयरन मैन की एक्सप्लेनेशन पर। वैसे गाइस, मार्वल की ये वही मूवी है जिसने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को एस्टेब्लिश किया और एक पूरा स्टोरी आर्क खड़ा कर दिया, यानी कि इन्फिनिटी सागा। वैसे अगर मैं आयरन मैन मूवी की प्लॉट समरी की बात करूं तो ये मूवी बेस है टोनी स्टार्क और उसके आयरन मैन बनने की जर्नी पर, जिसमें कुछ प्लॉट ट्विस्ट, टेक्नोलॉजी और बहुत सारा एक्शन है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, मूवी की स्टार्ट होती है टोनी स्टार्क से, जो एक जीनियस, अरबपति और बहुत बड़ा अय्याश है, जिसकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज मिलिट्री के लिए नए नए तरह के वेपन्स मैन्युफैक्चर करती है। जहां एक दिन उसी के बनाए जेरिको मिसाइल को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्टार्क अपने दोस्त लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स रोड्स के साथ कुनार में यूएस एयरफोर्स के बेस पर जाता है और एयरफोर्स को जेरिको मिसाइल की असली ताकत दिखाता है। जहां जेरिको मिसाइल सिर्फ एक अटैक में पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखती है, लेकिन मिसाइल की डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जब स्टार्क कुछ सोल्जर्स के साथ फिर से वापस जा रहा था, तब वहां टेंड्रिक्स नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक कर दिया और सारे सोल्जर्स को मार देती है। लेकिन इसी बीच स्टार्क के सामने उसी की कंपनी की बनाई मिसाइल गिरती है और ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद टेंड्रिक्स की गुफा में स्टार्क आंखें खोलता है और देखता है कि उसकी छाती पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट चिपका हुआ है, जिसे हो ये इंसान ने बनाया है ताकि मिसाइल्स के छर्रे स्टार्क के हार्ट तक ना पहुंच पाए, वरना उसकी मौत हो जाएगी। जिसके बाद वहां अबू बकार आता है और स्टार्क को ऑफर करता है कि अगर वो जेरिको मिसाइल टेंड्रिक्स के लिए बनाएगा तो वो उसे छोड़ देंगे। जिसके बाद स्टार्क मान जाता है और इसी के बाद ये इंसान स्टार्क को बताता है कि जेरिको मिसाइल बनाने के बाद टेररिस्ट स्टार्क को मार देंगे। जिसके बाद मिसाइल बनाने की आड़ में स्टार्क और येंसन एक छोटा सा आर्क रिएक्टर बनाते हैं और स्टार्क के उस चेस्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेट से बदल देते हैं। जिसके बाद स्टार्क और येंसन लग जाते हैं एक सूट बनाने में जो उन्हें इस गुफा से बाहर निकालेगा। लेकिन टेररिस्ट के लीडर रजा को उन सभी पर शक होता है और वो येंसन को टॉर्चर करता है। जिसके बाद फिर से स्टार्क और येंसन उन टेररिस्ट को गुमराह करके सूट बनाने लगते हैं और देखते ही देखते कुछ ही दिन में वो सूट तैयार हो जाता है, जिसे उस छोटे से आर्क रिएक्टर से पावर मिल रही थी। लेकिन टेररिस्ट को इन सब का पता चल जाता है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन स्टार्क को बचाने के लिए येंसन अपनी जान दे देता है ताकि वो सूट फुल कैपेसिटी में पावर अप हो सके। और फुल पावर में आते ही स्टार्क उस सूट से सारे टेररिस्ट को मारना शुरू करता है, सारी मिसाइल्स और वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके निकल जाता है। लेकिन जाते समय उसकी मुलाकात घायल येंसन से होती है, जहां येंसन स्टार्क को कहता है कि वो अपनी लाइफ वेस्ट ना करे। जिसके बाद स्टार्क उस सूट की हेल्प से उड़कर रेगिस्तान में क्रैश होता है, जहां सूट तो तबाह हो जाता है, लेकिन कर्नल रोड्स और सर्च टीम उसे ढूंढ लेती है। जिसके बाद स्टार्क घर आता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाकर ये कंफर्म कर देता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज मिलिट्री के लिए वेपन नहीं बनाएगी, क्योंकि उसने देखा है अपने ही लोगों को अपने ही बनाए हथियारों से मरते हुए। जिसके बाद स्टार्क के इस डिसीजन से ओबेडा स्टेन, जो स्टार्क इंडस्ट्रीज का मैनेजर है और स्टार्क के पिता का पार्टनर, वो गुस्से में स्टार्क को बताता है कि उसके डिसीजन से पूरी स्टार्क इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी और वो सब खत्म हो जाएगा जो उसके पिता ने बनाया है। लेकिन स्टार्क को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो सिर्फ यही चाहता है कि उसके बनाए वेपन्स दूसरों के हाथों ना पड़े ताकि मासूम लोग ना मारे जाएं। और इसी के बाद कई महीनों तक स्टार्क अपने घर पर एक नया एडवांस्ड आर्मर्ड सूट और अपने चेस्ट के लिए एक नया आर्क रिएक्टर बनाने की तैयारी करने लगता है। और बनने के बाद वो उस मार्क II सूट की फ्लाइंग टेस्टिंग करता है और वो उड़ने में कामयाब भी होता है। जिसके बाद वो अपने सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी पेपर पॉट से अपना नया आर्क रिएक्टर इंस्टॉल करवाता है और पुराना वाला फेंक देने के लिए कहता है। लेकिन पेपर उस पुराने आर्क रिएक्टर को एक शोकेस में डालकर टोनी को गिफ्ट करती है। और वापस आने के कई दिनों बाद स्टार्क फिर से पब्लिक के सामने एक पार्टी में आता है, जहां न्यूज रिपोर्टर क्रिस्टिन एवरहार्ट उसे बताती हैं कि अभी भी उसके बनाए वेपन्स टेररिस्ट को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसमें से एक जेरिको मिसाइल भी है। और उन वेपन्स के दम पर टेररिस्ट ने गुलमीरा नाम के शहर पर कब्जा कर लिया है। और गुलमीरा नाम सुनते ही स्टार्क को ये याद आता है कि गुलमीरा येंसन का घर है और ये जानकर स्टार्क ओबेडा स्टेन को पूरी बात बताता है, जहां स्टार्क को ये पता चलता है कि ओबेडा हमेशा से टोनी को रास्ते से हटाकर स्टार्क इंडस्ट्रीज का हेड बनना चाहता था। और ये सुनकर स्टार्क गुस्से में अपने घर पर जाता है, अपना मार्क III सूट पहनता है और निकल जाता है गुलमीरा शहर की तरफ, जहाँ जाकर वो टेन से कई सोल्जर्स को मारता है और उनके कई पावरफुल वेपन्स और बेसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है।
लेकिन जब यूएस एयरफोर्स को इन सब का पता चलता है तब वो यही सोचते हैं कि ये सब किसने किया। जहां अटैक का पता लगाने के लिए 2 F-22 रैप्टर प्लेन्स को भेजा जाता है और घर की तरफ जाते समय स्टार्क का सामना उन 2 प्लेन से होता है, जिसके बाद गलती से एक प्लेन का विंग टूट जाता है और उसका पायलट नीचे गिरने लगता है। लेकिन स्टार्क अपने आयरन मैन सूट में आकर उस पायलट को बचा लेता है और अपने दोस्त कर्नल जेम्स रोड्स को फोन करके कहता है कि उस आर्मर सूट में वही है, इसीलिए एयरफोर्स उस पर अटैक ना करे। जिसके बाद वो एक F-22 रैप्टर प्लेन वहां से चला जाता है और स्टार्क निकल जाता है अपने घर की तरफ। लेकिन इधर टेंडिंग्स ने स्टार्क का वो मार्क 1 सूट ढूंढ लिया है और वो चाहते हैं कि उस जैसा सूट उन्हें और मिले ताकि वो आर्मर्ड सोल्जर्स की एक सेना बना सके। जिसके बाद वहाँ स्टेन आता है और टेंडिंग्स के लीडर रजा से मिलता है, जहाँ रजा उसे मार्क 1 सूट दिखाता है। लेकिन स्टेन और उसके लोग रजा और उसकी पूरी आर्मी को मार कर वहाँ से सूट लेकर निकल जाते हैं। जहाँ इंडस्ट्री में आकर स्टेन अपने साइंटिस्ट से मार्क 1 सूट की तरह एक और सूट बनाने के लिए कहता है, लेकिन उससे बेहतर और एडवांस्ड। और इधर स्टार्क यही सोच रहा है कि आखिर कौन है जो टेंडिंग्स को वेपन सप्लाई कर रहा था। जिसके बाद स्टार्क पेपर को एक ड्राइव देता है और स्टेन के कंप्यूटर को हैक करके कंपनी का हर एक डेटा लाने के लिए कहता है। जिसके बाद पेपर स्टेन के ऑफिस जाती है और सारा डेटा कॉपी करने लगती है और उसी डाटा में पेपर को एक फाइल मिलती है जिसके वीडियो में टेंडिंग्स के कुछ सोल्जर ने टोनी को पकड़ा है और वो स्टेन से मांग कर रहे हैं, जिसे देख कर पेपर ये समझ जाती है कि इन सब के पीछे ओबेडिया स्टेन है। लेकिन तभी वहां स्टेन आता है और पेपर को देखकर चौंक जाता है, जहां पेपर आखिर में उसे बातों में उलझा कर ड्राइव लेकर निकल जाती है और जाते समय उसकी मुलाकात फिल कोल्सन से होती है जो सील के एक एजेंट है। जिसके बाद पेपर कोल्सन को सारी सिचुएशन बताती है और उसके साथ चली जाती है। लेकिन अपने कंप्यूटर में देखकर स्टेन ये समझ जाता है कि पेपर कंपनी के फाइल्स की डिटेल निकाल रही थी। जिसके बाद स्टेन सीधे अपने साइंटिस्ट के पास जाता है और अपने आर्मर सूट की कंडीशन पूछता है, जहां एक साइंटिस्ट ये रिवील करता है कि सूट को पावर देने के लिए आज तक कोई पावर सोर्स बना ही नहीं है और वो टोनी स्टार्क नहीं है जो उस बड़े से आर्क रिएक्टर का एक छोटा सा वर्जन बना सके। जिसके बाद स्टेन सीधे टोनी के घर पर जाता है और अपने एक सोनिक टेजर की हेल्प से टोनी को कुछ मिनट्स के लिए पैरालाइज करके टोनी के सामने उसकी छाती से लगा आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन नॉर्मल स्टेट में आते ही टोनी लैब में जाकर पेपर के गिफ्ट किए आर्क रिएक्टर के ग्लास को तोड़कर उस पुराने आर्क रिएक्टर को अपने चेस्ट में लगा लेता है और अपना मार्क 3 सूट पहनता है और निकल जाता है स्टेन के पास। और इधर स्टार्क इंडस्ट्रीज में पेपर शील्ड के कुछ एजेंट्स के साथ स्टेन को गिरफ्तार करने पहुंचती है, जहां उनका सामना स्टेन के आयरन मॉन्गर सूट से होता है जिसे टोनी के नए आर्क रिएक्टर से पावर मिल रही थी। और जब वो आयरन मॉन्गर सूट पेपर को मारने जाता है तभी वहां टोनी अपने आयरन मैन सूट में आकर आयरन मॉन्गर से लड़ने लगता है। जिसके बाद आयरन मैन और आयरन मॉन्गर में एक भयंकर लड़ाई शुरू। लेकिन फिर भी टोनी स्टेन के एक एडवांस सूट के सामने नहीं टिक पाता क्योंकि टोनी का पुराना आर्क रिएक्टर पूरी पावर से चलने के लिए डिजाइन नहीं था और इधर आयरन मॉन्गर का आर्क रिएक्टर अपने फुल कैपेसिटी पर था। जिसके बाद टोनी पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज में जाकर उस बड़े आर्क रिएक्टर के हर एक पैनल को स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिससे आर्क रिएक्टर ओवरलोड होकर ब्लास्ट हो जाता और वही होता भी है। पेपर के सारे पैनल स्टार्ट करते ही आर्क रिएक्टर ओवरलोड होकर सीधे आयरन मॉन्गर पर एक इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करता है, जिससे ओबेडिया स्टेन बेहोश हो जाता है और अपने आयरन मॉन्गर सूट के साथ सीधे उस बड़े से आर्क रिएक्टर में गिरकर मर जाता है। जिसके बाद दूसरे दिन एक प्रेस मीट में सारे न्यूज़ रिपोर्टर यही जानना चाहते हैं कि आखिर आयरन मैन कौन है और ओबेडिया स्टेन की मौत कैसे हुई। जिसके बाद एजेंट कोल्सन स्टार्क को एक झूठी स्टोरी बताते हैं जो स्टार्क प्रेस के सामने रखेगा। जिसके बाद स्टार्क सारे रिपोर्टर्स को झूठी स्टोरी सुना रहा होता है कि अचानक वो ये रिवील कर देता है कि वही आयरन मैन है। जिसके बाद सारे रिपोर्टर्स शॉक होकर स्टार्क से सवाल करने लगते हैं, जिसे देखकर कर्नल रोड्स भी कंफ्यूजन में है। और इसी के कुछ ही दिनों बाद स्टार्क के घर पर एंट्री होती है निक फ्यूरी की और वो स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि सिर्फ आयरन मैन ही इस दुनिया का इकलौता सुपर हीरो नहीं है। जिसके बाद आयरन मैन मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन गाइस अभी भी मार्वल की कई मूवीज बची हैं जिनका एक्सप्लेनेशन अभी बाकी है और उन पर वीडियो में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। सो वैसे आज के लिए बस इतना ही। होप सब वीडियो पसंद आया। अगर पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और किसी को दिखाना है तो शेयर कर दो यार। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।